चुनाव का दौर चल रहा है राजस्थान के साथ, और भी कई सारे राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। राजस्थान में नवंबर से चुनाव शुरू होने वाले हैं। मीना कोटवाल के साथ आप देख रहे हैं द मूक नायक, और आज हमारे साथ हैं भंवर मिघवंशी जी। भंवर जी को किसी तरह के इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है भंवर जी। थैंक यू वेरी मच। अभी हाल ही में एक घोषणा पत्र इन्होंने जारी किया है, आप देख सकते हैं घोषणा पत्र, जो राजस्थान के दलित वर्ग का घोषणा पत्र है, और इसमें कई सारे तरह की मांगे उठाई गई हैं। तो जयपुर घोषणा पत्र 2023 आपने इसका नाम दिया है। तो संक्षिप्त में मैं पहले आपसे जानना चाहूँगी, आखिर इसमें ऐसा है क्या जो आपको लगता है कि अलग से जो है दलित वर्ग का एक घोषणा पत्र होना चाहिए? देखिए, आम तौर पे हमारे लोग चुनाव जब आते हैं या चुनाव नहीं भी होते हैं तब भी मांगे उठाते रहते हैं और ज्ञापन देते रहते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज अपना घोषणा पत्र जारी करती है तो उसमें वो बाबा साहब के नाम की 2-3 स्कीमें डाल करके और लोक लुभावन बातें कह करके 1-2 बार जय भीम का नारा लगा करके वो हमारे लोगों को भ्रमित कर देते हैं कि जैसे वो हमारे हितैषी हों, और हमारे लोग भी भ्रमित हो जाते हैं इन सब चीज़ों को लेकर के। इसलिए इस बार हमने ये कोशिश की कि हम अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे राजस्थान के अनुसूचित जाति वर्ग का, जो कि 18% है, 1 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा लोग हैं वहाँ। उनके अपने मुद्दे हैं, उनकी अपनी पीड़ाएं हैं, उनकी अपनी मांगे हैं, और वो जो चाहते हैं कि कैसी सरकार आनी चाहिए या किसी भी पार्टी की सरकार आए वो उनके प्रति अकाउंटेबल हों, उनकी अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित हो, भागीदारी सुनिश्चित हो। इस बात को लेकर के ये घोषणा पत्र एक तरीके से बना है। आप अगर इस घोषणा पत्र में जाएंगे तो आप इसमें देखेंगे कि एक जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला जो निर्माण श्रमिक है या नरेगा मजदूर है, वहाँ से लगा करके हमारे इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, आईएएस, आईपीएस, आरएस, जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं, उन सबके मुद्दे इसमें हमने डाले हैं। हमारे एडवोकेट्स हैं, उनके भी मुद्दे हैं कि अगर किसी को एपीपी से लगा करके और डबल एजी तक के जो अपॉइंटमेंट होते हैं, हम इस घोषणा पत्र के जरिए ये मांग उठा रहे हैं कि हर क्षेत्र में हमको 18% भागीदारी चाहिए। हमारी जितनी आबादी है उतनी भागीदारी हमको शराब के ठेकों में चाहिए, हमको माइनिंग लीज में चाहिए, उतना ही हमको बाहर पढ़ने जो बच्चे जा रहे हैं उनमें चाहिए, स्कॉलरशिप में चाहिए। काली भाई भील स्कूटी योजना है जो बेटियों को दी जाती है, छात्राओं को दी जाती है, हमारा उसमें भी मांग है कि हमारे 18% जो विद्यार्थी है लड़कियां, उनको उतनी स्कूटियां मिलनी चाहिए। तो हर चीज में 18% की भागीदारी का यह दस्तावेज है, और इसको हमने कहा, इसकी टैगलाइन है, हक है खैरात नहीं। ये हमारा संवैधानिक हक है। हम कोई मांग नहीं रहे कि आप कृपा करके हमको दे दीजिए, बल्कि हम कह रहे हैं कि इतनी संख्या का हम समाज हैं और ये हमारा हक है, यह आपको हमें देना ही पड़ेगा। तो जो पहली आपने, मैं देख रही हूँ जो आपने कहा था कि ये रफ है और इसको लेकर आप कई जगह गए थे और फिर फाइनल हुआ, तो पहली मांग आपने 2 अप्रैल से जुड़ी हुई मांगी थी, तो क्या है इसमें? पहला ही आपने पहले नंबर पे जो है भारत बंद वाला जो 2 अप्रैल का है, उसके लोगों को क्यों रिहा करने वाली जो मांग सबसे पहले आपने उठाई? देखिए, ये जो डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं, ये 5 साल के अंदर राजस्थान के अनुसूचित जाति समाज के विभिन्न संगठनों, व्यक्तियों ने जो राज्य भर में ज्ञापन दिए, इन सारे ज्ञापनों को एक साथ करके उनका अध्ययन करके और ये 3 फोल्ड निकाला और 80 मांगे हमने आइडेंटिफाई की कि ये मुख्यतः चीज़ें हैं। लेकिन फिर ये सोचा गया कि ये तो एक कमरे में बैठ के की गई कवायद है, अगर इसको समाज की मांग बनाना है, समाज का मैनिफेस्टो बनाना है, तो व्यापक रूप से इस पर विचार विमर्श होना चाहिए। तो फिर इस डॉक्यूमेंट के 10,000 पर्चे छाप करके हम लोग 1 महीने तक 50 जिलों के 100 जगहों पर जाकर के हमने संवाद के कार्यक्रम आयोजित किए। 7,000 किलोमीटर की ये यात्रा हुई, जिसको सामाजिक न्याय यात्रा नाम दिया गया। 19 अगस्त से 17 सितंबर तक ये यात्रा चली, और फाइनली जो सुझावों के बाद जो डॉक्यूमेंट बना, उसको फिर अनुसूचित जाति वर्ग का जयपुर घोषणा पत्र का नाम दिया गया। और इसमें आपने जो ये सवाल किया कि क्यों
2 अप्रैल की बात को प्रमुखता दी गई इसमें। आप इस पूरे घोषणा पत्र के क्रम को देखेंगे तो हमने इसमें सबसे पहले अन्याय अत्याचार के मामलों को लिया है। फिर हमने हमारे समाज का जो सबसे वंचित तबका है, दलितों में भी जो अति दलित हैं, वाल्मीकि समाज, उसके मसलों को लिया। फिर हमने दूसरे लिया और अधिकारी कर्मचारियों का हमने बहुत बाद में लिया, यानी कि जो घुमंतु वर्ग की हमारी जातियां हैं, अनुसूचित जातियां, उनको पहले, हमारे छात्र छात्राओं के मसलों को पहले। तो हमारा ये पूरा इसका दृष्टिकोण ये रहा कि वंचितों में जो अति वंचित है उस पर हम केंद्रित करेंगे। और चूंकि 2 अप्रैल का जो पूरा आंदोलन हुआ 2018 का, एट्रोसिटी एक्ट पर हमला हुआ, उसको कमजोर करने की कोशिश की और देश भर में स्वतः स्फूर्त लोग सड़क पे उतरे और एक बहुत बड़ा एक जन आंदोलन हुआ और उसकी वजह से सरकार को अपना कानून को बदलना पड़ा और वापस कानून को मजबूत स्थिति में लाना पड़ा संसद को। लेकिन वो इतना सरल नहीं हुआ, क्योंकि जो आंदोलन हुआ उसमें 11 लोग शहीद हुए, सैकड़ों लोग घायल हुए, हजारों लोगों को जेल हुई। राजस्थान में 262 मुकदमे दर्ज हुए लोगों पर और उन मुकदमों में सैकड़ों की तादाद में हमारे लोग उसमें एक्यूज बनाए गए। उसमें सरकारी कर्मचारी भी थे, युवा भी थे, कई लोग जेल में भी गए। तो वो जो मामले चल रहे थे, हमने कहा कि ये जो लोग सड़क पे उतरे, ये अपना व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं उतरे थे, इनका कोई पर्सनल काम नहीं था कि जिसकी वजह से ये उतरे। ये एक कानून को बचाने के लिए, जो समाज को बचाने वाला, समाज की रक्षा करने वाला कानून था, उस कानून की रक्षा करने के लिए ये लोग उसमें उतरे। तो हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण काम, हमारे समाज के लिए बलिदान दिया इन लोगों ने। और अगर ये जो समाज के लिए लड़ने वाले लोग हैं, इनके लिए अगर हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? इसलिए हमारी प्राथमिकता ये थी कि ये सारे मुकदमे वापस लिए जाए। हम काफ़ी सफल रहे हैं, लगभग 92% मुकदमे वापस ले लिए गए हैं। बहुत रिसेंट ही कुछ मुकदमे वापस लिए गए, 9 मुकदमे, लेकिन अभी भी 11 मुकदमे बाकी हैं, जिसमें 6 मुकदमे तो ऐसे हैं जो केंद्र सरकार से संबंधित है, रेलवे की संपत्ति में तोड़फोड़ और ये सब चीज़ों का। तो केंद्र सरकार को राज्य सरकार ने अभिशंसा करके भेजा, लेकिन केंद्र ने अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं किया। और कुछ मुकदमे ऐसे हैं जिसमें राज्य सरकार ने मुकदमे वापस लेने का आदेश कर दिया गृह विभाग ने, लेकिन कोर्ट ने उनको स्वीकार नहीं किया। तो वो जो अटका हुआ मामला है, हमारा ये डिमांड है कि एक एक मुकदमा 2 अप्रैल 2018 का वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि किसी ने व्यक्तिगत रूप से कोई स्वार्थ की लड़ाई नहीं लड़ी। ये समाज के हित की लड़ाई थी, संविधान के दायरे की लड़ाई थी और संविधान प्रदत्त एक कानून को बचाने की लड़ाई थी। इसलिए हमारी प्राथमिकता में 2 अप्रैल है। तो चुनाव से पहले ही आपने इसको जारी किया है, तो क्या जो मौजूदा सरकार है वहाँ पर, कांग्रेस की सरकार है, वहाँ आप इसको लेकर गए हैं? गहलोत जी से बात हुई है आपकी? ये घोषणा पत्र 28 सितंबर को एक विशाल जनमंच के द्वारा घोषित किया गया। हमारी समाज के जो महिला लीडर्स हैं, उनके पैनल ने इसको रिलीज किया। उस पैनल की अध्यक्षता कांता सिंह जी ने की, उसका संचालन सुमन देवटिया जी ने किया और बड़ी संख्या में मंच पे महिलाएं थी, उन्होंने इसको जारी किया। जिस दिन ये जारी हुआ उस दिन हमने सारी पॉलिटिकल पार्टी की मैनिफेस्टो कमेटी के लोगों को बुलाया। भाजपा की मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष जो हैं वो केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी हैं। उनको अप्रोच किया गया, उनको रिक्वेस्ट किया गया, लेकिन वो अपनी व्यस्तता की वजह से या और कारणों से नहीं आए। बसपा वाले प्रदेश अध्यक्ष जी को कहा गया, भगवान सिंह बाबा को, उन्होंने आने का वादा किया लेकिन वो नहीं आए। चंद्रशेखर जी की पार्टी के लोगों को बात की गई, लेकिन उनका उस दिन, चंद्रशेखर का उसी दिन रैली शुरू हो रहा तो वो भी नहीं आए। लेकिन आम आदमी पार्टी से आए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से आए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सवादी लेनिनवादी और कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि उस दिन मंच पे थे। तो हमने उनके सामने रखा और हमने कहा कि हमारे समुदाय ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि आपका जब घोषणा पत्र आए तो उसमें इस घोषणा पत्र के मुद्दे होने चाहिए और उसी से हम तय करेंगे कि आपके घोषणा पत्र में जितनी जगह आप देंगे उससे हमारा समाज तय कर लेगा कि आपके लिए हमारे को कितनी जगह देनी है। तो वो चीज़ की गई। इसके अलावा भी
जो लोग नहीं आए उनसे भी हम पर्सनली अभी जा करके उनको कन्विंस कर रहे हैं, उनके सामने इसको रख रहे हैं और मुख्यमंत्री जी को भी ये गया है। और चूंकि अब चुनाव घोषित हो चुके हैं तो अब तो जो भी सरकार आएगी हम उसी से उम्मीद कर सकते हैं। अब इनसे तो कुछ वो नहीं है कि भाई ये क्या करेंगे, लेकिन हम अभी भी लगे हुए हैं। अभी भी हम दिल्ली में भी पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को, इनके जो यहाँ आला कमान है, उन सबको मिलकर के ये दे रहे हैं कि आप अपने राजस्थान की जो मैनिफेस्टो कमेटी है, आपके यहाँ से भी ये पत्र भेजिए, चिट्ठी भेजिए और इसको भेजिए ताकि वो उसको शामिल करें। तो हम एकदम 200 विधानसभा में भी इसको प्रेशर बना रहे हैं, जयपुर में बना रहे हैं और अब हम दिल्ली में भी उसकी पैरवी कर रहे हैं। जैसे अभी राजस्थान की बात हो रही है, राजस्थान उन राज्यों में शामिल है जहां पर एट्रोसिटी के मामले लगभग सबसे ज़्यादा होते हैं। तो आपको क्या लगता है क्यों इस तरह के मामले लगातार आ रहे हैं? दलित एट्रोसिटी इतनी ज़्यादा होती है, इतने मामले आते हैं, मीडिया लगभग दिखाता रहता है, क्या वजह है कि वहाँ पे इस तरह के मामले अभी ख़त्म नहीं हो रहे हैं? मुझे लगता है कि देखिए, एट्रोसिटी के आंकड़े देखेंगे तो मध्य प्रदेश उसमें नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश है, फिर तीसरे नंबर पे राजस्थान आता है। ये जो इंक्रीज ऑफ एट्रोसिटी है या मुकदमे जो हैं, एक बड़ा कारण तो ये है कि राजस्थान में एफआईआर दर्ज करना ज़रूरी है। आप कोई भी घटना होते ही उसकी एफआईआर दर्ज की जाएगी। अन्य राज्यों में ऐसा नहीं है कि, क्योंकि वहाँ मुकदमा दर्ज करवाना ही बड़ा कठिन काम है। यहाँ मुकदमे तो दर्ज तुरंत होंगे, तो आपका आंकड़ा एक वजह से इससे भी बढ़ रहा है। दूसरा ये हो रहा है कि हमारे युवाओं में जैसे जैसे चेतना आ रही है, जैसे जैसे वो असर्ट कर रहे हैं अपनी पहचान को, अपने कार्यक्रमों को, या जिस तरह की हम एट्रोसिटी देख रहे हैं, वो एट्रोसिटी का पैटर्न से ये समझ में आता है कि हम में जितनी चेतना आएगी, जितना हम अपनी पहचान को लेकर के और असर्ट करेंगे, उतना ही प्रतिक्रिया में चीज़ें भी होगी। क्योंकि घोड़ी पर नहीं चढ़िएगा तो कोई आपको नीचे नहीं उतारेगा, लेकिन चूंकि नौजवान पीढ़ी है, उनको लगता है कि हमारा अधिकार है, कौन रोकने वाला है, तो वो चढ़ेंगे घोड़ी पे चढ़ेंगे तो मामले होंगे। अच्छा बोलेंगे या कुछ और चीज़ें हो रही, कई जगहों पे अभी झंडे को लेकर के हो रहा है कि वो झंडे लगा रहे हैं हमारे लोग। पहले कोई झंडा नहीं लगाता था, पहले कोई बात नहीं करता था, व्यवस्था के हिस्से थे, चुपचाप सहन कर लेते थे। अब राजस्थान के दलितों ने ये कह दिया है, एक तरीके से अघोषित घोषणा है कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जब आप बर्दाश्त नहीं करेंगे तो आप मान के चलिए कि उसकी एक कीमत होती है। और ये जो कुछ भी हो रहा है, हम उसको ये देखते हैं कि हमारे समाज की जो चेतना उभर रही है, उसकी कीमत हम चुका रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से राजनीति होती है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो बीजेपी के जो लोग हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनके जो नेता हैं, वो आए दिन आंदोलन भी करते हैं कि कांग्रेस की सरकार में इतनी सारी एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, इतने सारी जो चीज़ें होती हैं, डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज़ें हो रही हैं। तो क्या लगता है आपको, सरकार बदल जाएगी वहाँ पर तो ये चीज़ें कम हो जाएंगी? ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि पहली बार बीजेपी ने अपने होर्डिंग्स में लिखा दलितों पर अत्याचार। पहली बात, वो दलित शब्द इस्तेमाल नहीं करते थे, बरसों तक तो उन्होंने कहा दलित शब्द के बजाय हम वंचित शब्द इस्तेमाल करेंगे। अब उनको दलित शब्द तक आना पड़ा, नीचे उतरना पड़ा। दूसरा, उनको दलितों की चिंता हो रही है और वो उनका जो कैंपेन है उसका बड़ा पार्ट महिला अत्याचार, दलित अत्याचार, भ्रष्टाचार वगैरह वगैरह है। लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं समाज को या बाकी देश को कि ये जो एट्रोसिटीज हो रही है, ब्रूटल एट्रोसिटी, उसमें कौन लोग शामिल। और आपको आश्चर्यजनक रूप से अगर इसका विश्लेषण किया जाए तो इसमें भाजपा के समर्थक और कहीं कहीं भाजपा के अनुषंगिक संगठनों के, आरएसएस के संगठनों के लोग एक्यूज्ड के रूप में मिलेंगे। 2 अप्रैल को जितनी जगहों पे हमला हुआ दलितों के खिलाफ आंदोलन पे, उसमें भगवा झंडा लिए हुए जय श्री राम, जय भवानी के नारे लगाते हुए लोग आकर के हमला किए हमारे लोगों पे। इंद्र मेघवाल का जिस व्यक्ति पर आरोप है, उस आरोपी के खिलाफ सर्व समाज की मीटिंग हुई। कोजाराम मेघवाल को जो मारा गया बाड़मेर में, उसके समर्थन में जो सर्व समाज की मीटिंग हुई, उसमें बीजेपी के लोग थे। जोधपुर में जिस लड़की के साथ गैंगरेप हुआ, उसमें एबीवीपी के लोग
पकड़े गए गैंग रेपिस्ट के रूप में। तो आप अगर उनको एनालाइज करेंगे तो भाजपा को शर्म आएगी अपने अभियान पे कि राज कांग्रेस का है, लेकिन करने वाले जो हैं, चाहे वो भेदभाव कर रहे हैं, एट्रोसिटी कर रहे हैं, मार रहे हैं और रेप कर रहे हैं, उसमें आरोपी उसकी विचारधारा के समर्थक लोग हैं या सीधे सीधे उनसे जुड़े हुए लोग हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या हो सकता? कई जगह ये होता है कि आरएसएस में, क्योंकि खुद आप आरएसएस को बहुत अच्छे से समझते हैं, आप खुद आरएसएस का एक हिस्सा रहे हैं, आरएसएस में भी दलित अभी भी बहुत ज़्यादा हैं। वो उस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं कि वहाँ पर किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता है और सोसाइटी में फैलाया जा रहा है और दलित को ही दलित के अगेंस्ट खड़ा कर दिया जाता है। तो क्या लगता है क्यों वो वहाँ पर इतना इन्फ्लुएंस होते हैं? देखिए, आरएसएस में जो लोग हैं, वो लोग कौन लोग हैं? या तो भाजपा में जो अपना राजनीतिक भविष्य देख रहे हैं ऐसे लोग। मैं ज़्यादातर जो लोगों को देखता हूं, क्योंकि मैं खुद रहा वहां, वो लोग आरएसएस का हिस्सा है जो दलितों का मिडिल क्लास है, जो यहाँ का इलीट है, पढ़ गया, शहर में रहता है, नौकरी में है, खाने कमाने की चिंता नहीं है, और अब उसको अतिरिक्त प्रतिष्ठा चाहिए। और वो अतिरिक्त प्रतिष्ठा उसको बीजेपी आरएसएस के जो एक्सटेंशन काउंटर है उसमें मिलती है। कोई भारत विकास परिषद में कुछ बन जाता है, कोई इधर बन जाता है, कोई उधर बन जाता है, कोई बजरंग दल में बन जाता है, और उसे लगता है कि वो नेतृत्व में आ गया है। तो ये जो नेतृत्व में आने की, समाज में सम्मान प्राप्त करने की जो भूख है वो ले जाती है वहाँ पे। दूसरा, आप ये भी देखेंगे कि जो हमारी शहरी ट्रेडिंग करने वाली जो दलित जातियां हैं, या तो शहर में रहती है या ट्रेडिंग करने वाली जो जातियां हैं, जिनका मार्केट से रिश्ता है, वो सांप्रदायिक ताकतों के जाल में फंस जाती है, क्योंकि रात दिन उनका वहाँ काम पड़ता है। तो हम अच्छे से समझ रहे हैं कि उनके ट्रैप में कौन लोग आ रहे हैं। लेकिन ये सच है कि दलित जातियों का एक बड़ा प्रतिशत, और मैं ये कह सकता हूँ कि 40% लोग अब उनके उसमें हैं, उसके जाल में फंसे हुए हैं, और वो वहाँ अपना भविष्य देख रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि संविधान ही अगर लोग खत्म कर दें तो फिर आपके लिए बचेगा क्या? तो जो पार्टी संविधान की बार बार समीक्षा और पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं, उनको देख करके मुझे लगता है कि जो वहाँ दलित हैं उनको प्रश्न उठाना चाहिए अपने समाज के बातों को लेकर के, बाबा साहब को लेकर के, संविधान और लोकतंत्र को लेकर के। लेकिन वो हिम्मत करने की स्थिति में नहीं है। उनका पूरा ब्रह्मनाइजेशन हो जाता है। वो आपको केवल कम्युनिटी इधर की है उनकी, और कास्ट सर्टिफिकेट इधर का है, बाकी वो व्यक्ति पूरी तरीके से उधर के हैं। तो व्यक्ति जब हेडगेवार, गोलवलकर और सावरकर के एजेंडा पे पूरा करने पे चल ले, तो फिर अंबेडकर के अनुयायियों को उनसे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। और हमें अपेक्षा है ये कि हमारे समाज का बड़ा हिस्सा वहाँ है और वो हमारे लिए कुछ नहीं करने वाला है, लेकिन जो हिस्सा बाहर है, लड़ाकू हिस्सा है, वो अभी भी इस क्षमता में है कि वो संविधान पे आ जाए, लोकतंत्र पे आ जाए, बाबा साहब पे आ जाए। वो बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं हैं। इस बार क्या लग रहा है, क्या माहौल है? क्या वापस कांग्रेस आ रही है? और क्या इसमें दलित एट्रोसिटी जो है एक बड़ा मामला बन रहा है, बड़ा मुद्दा बन रहा है? देखिए, बहुत ही नेक टू नेक फाइट है, क्योंकि पिछला चुनाव का रिजल्ट आप अगर देखेंगे तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच मत प्रतिशत केवल 1% का फासला है। कांग्रेस को 1.5 लाख वोट राज्य में ज़्यादा मिले और उसने शासन किया है, ठीक है ना, तो फासला बहुत कम है। दूसरा यह है कि अब और भी कई प्लेयर्स वहाँ आ गए हैं। आप आदिवासी अंचल में जाएंगे तो भारतीय आदिवासी पार्टी बाप बनी है। फिर आपके दिल्ली से आप भी जा करके थोड़ा थोड़ा कर रही है। चंद्रशेखर की पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी भी कुछ कर रही है। हैदराबाद वाले ओवैसी जी भी आकर के MIM के उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं। एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है हनुमान बेनीवाल जी वाली, वो भी अपना कुछ खेल करेगी। तो इस बार मुकाबला जो है वो आमने सामने जैसा नहीं है, ये त्रिकोणीय भी नहीं है, ये चतुष्कोणीय, पंचकोणीय, बहुकोणीय मुकाबला है। और अभी से कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि कौन सरकार में आ रहा है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस इस बार 1 साल से चुनावी मोड पर है, और वो बिल्कुल इस लेवल पे चुनाव लड़ रही है कि प्रधानमंत्री को आकर के अपना चेहरा वहाँ पर, आप सोचिए कि एक प्रधानमंत्री एक मुख्यमंत्री से लड़ रहा है और कह रहा है कि कमल का फूल ही मुख्यमंत्री होगा।
और 7 सांसदों को टिकट देना पड़ा, तो आप किस परिस्थिति में चले गए कि आपके प्रधानमंत्री को वहाँ प्रचार करना पड़ रहा है जिले जिले में जाकर के, और आपके सांसदों को वहाँ पर उतारना पड़ रहा है? इसका मतलब आप मैदान में बड़े कमज़ोर हैं और सारी सिर फुटबॉल आपको दिख रही है। रोज़ जो चीज़ें हो रही है, अभी 41 लोगों की लिस्ट आते ही भयंकर किस्म की ऐसा विरोध हो रहा है, सड़क पे लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो भाजपा के लिए आसान बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस को तुरंत मतलब बहुत ही इसमें रख करके तस्तरी में कोई सत्ता देने वाला है। बहुत ही रोचक और बहुत ही कड़ा मुकाबला राजस्थान में होने वाला है। जी शुक्रिया। हमारे साथ जो है भंवर मेघवंशी जी थे और राजस्थान से हैं, एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट हैं और आरएसएस में रहे थे। उसके बाद ही बहुत सारे मुद्दों पे, इस तरह के मुद्दों पर बोलना शुरू किया और जानना शुरू किया और वहाँ के आरएसएस की कमियों को भी सबके सामने रखा। तो मूक नायक पर बने रहिए आप। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। मीना कोटवाल के साथ आप देख रहे थे द मूक नायक।